रुकेगी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? ओ, आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मैम सेक्शन नंबर 1 से सीधा हमारी जो गाड़ी है वो सेक्शन नंबर 60A पे रुकाऊंगी मैं, और एक ही झटके में आपको क्लियर कराऊंगी। इसके साथ में हम ड्राफ्टिंग भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है? पावर ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट को पावर है क्या? अरे ये तो सभी जानते हैं ना कि कोर्ट के पास पावर्स होती है, इनहेरेंट पावर्स भी होती है, यानी कि कोर्ट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती, खड़े खड़े ये बोल सकती है कि हस्बैंड को जा अपने वाइफ को घर ले जा। बोल सकती है या नहीं बोल सकती है? कहीं ना कहीं विक्टिम्स तो बहुत सारी लेडीज भी होती है, विक्टिम्स तो बहुत सारे आजकल लड़के भी हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि सिर्फ लड़कियां विक्टिम है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार होता है, नहीं, बिल्कुल लड़कों के ऊपर अत्याचार भी होता है। तो ये जो सेंटेंसेस होती है, अभी समझो आप लोगों को जेल हो जाती है, ठीक है, आपने मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं भरा, कोर्ट बोले कि चल जा जेल, तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? उसके लिए अपने आप को कैसे बचाओगे कोर्ट से, है ना? उसी समय अगर आपको जेल नहीं जाना है तो आपके पास रेमेडी होनी चाहिए, आपके पास एक पेपर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, लिखने के लिए हमें तो आसान है ये सब बातें, है ना? तो ये प्रोसेस यहाँ पे हम देखेंगे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 4, जो सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस। अब मैजिस्ट्रेट की क्या ताकत है, पुलिस की क्या ताकत है, उनकी क्या ड्यूटी है? अब देखो, हम बैठे बैठे ना आरटीआई लगा देते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बोलेंगे आप ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यहाँ पे क्यों लेके आ रही हो? मैं इसीलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पावर, अगर आपको पता है ना कि सुपीरियर कोर्ट ऑफिसर जो है, अगर आपकी कंप्लेन नहीं लेता है तो रेमेडी क्या है? उससे बचने के लिए आपको वे आउट क्या है? आप कैसे बचोगे, किस तरीके से होगा? ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे चैप्टर नंबर 5 41। अब 41A इतना जबरदस्त होता है। पुलिस आपको फोन करती है, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो कौन है? मैं इंस्पेक्टर सो एंड सो बोल रहा हूँ। समझो मैं इंस्पेक्टर ऋषभ बोल रहा हूँ। अब इंस्पेक्टर ऋषभ अगर मुझे फोन करता है तो मैं बोलूंगी ना कि सर क्या है, तो आप इंस्पेक्टर मुझे बोलेगा कि आपके खिलाफ जो है कंप्लेन आई है, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो ऐसे ही क्या फोन पे हमको पुलिस ने बुलाया है और हमें भागते जाना चाहिए? या 41A का नोटिस आपको पुलिस सर्विस करती है, यानी कि आपको नोटिस देती है, उसके बाद जाना चाहिए? ये आपको 41A B C D ये देख लीजिए, अपने आंखों में इसको छाप लीजिए। यहां से आपको पता चलेगा कि 41A B C D पुलिस क्या कर सकती है और आप पुलिस के खिलाफ क्या कर सकते हैं। देखो, आपको सिर्फ ये चीज का नोटिस दिया गया है, FIR हुई नहीं है। FIR अगर नहीं हुई है तो क्या करोगे? बैठे रहोगे FIR होने का इंतजार करता हूं, FIR होती है उसके बाद जाऊंगा? नहीं, हम उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी करेंगे, जो मैं आपको आगे ले चल रही हूं। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आप आए, प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस, सम्मन्स। आपको सम्मन किस प्रकार का आना चाहिए? वो सम्मन्स भी जब आता है उस पे डेट होनी चाहिए, उस पे टाइम होना चाहिए, उस पे सिक्का होना चाहिए, यानी कि सील जिसे कहते हैं, और साइन होना चाहिए। अगर जो आपको सम्मन्स आया है, अभी तो आपको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, और भी जो मीडियम सोर्सेस है उसके थ्रू हमको सम्मन्स नहीं आएगा। कोर्ट ने इस चीज को, हाँ, जीमेल के थ्रू, मेल के थ्रू भी हम सम्मन्स भेजते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, उसको भी मना कर दिया। तो सम्मन्स आने के बाद वो कैसी सर्विस होनी चाहिए, किसे होनी चाहिए? क्या हमारे घर के जो रामू काका जी है उसको दे दिया सम्मन और फिर भी हमें कोर्ट में जाना चाहिए? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ नहीं है, भेलपुरी पानीपुरी है, कुछ नहीं। समन्स के भेजने के बाद भी अगर आप कोर्ट में नहीं आते हो तो आपका नाम का वारंट निकाला जाता है। आप क्या करते हो इज्जत से बचने के लिए कि बाबा मेरी तो बहुत इज्जत है सोसाइटी के अंदर, कल को मुझे लोगों ने किसी प्रकार से ये कह दिया कि ये तो चोर है, ये कुछ ऐसा है, समझो बहुत कुछ होता है। तो वारंट निकलने से पहले ना, जब एक आम इंसान होता है ना, उसके बाद वो थरथर कांपता है, वारंट, पुलिस आएगी, बाप रे। तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी, ये आपको CRPC बताएगा कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है।
अब प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की अगर मैं बात कहूं यहाँ पर, तो सुनो सुनो गांव वालों, विजय माल्या तो भाग गया है, प्रॉपर्टी चाहिए क्या? प्रॉपर्टी चाहिए क्या? अगर प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो जाने दो। अगर आपको इस चीजों से बचना है तो अपील कैसे करते हैं? देखो, आप बोलेंगे कि सिविल में अपील होती है, क्रिमिनल में थोड़ी अपील होती है। तो क्रिमिनल क्या एवं आ गया है क्या? जो ट्रायल कोर्ट ने कह दिया उसे हम मान के चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सब आप देखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे बॉन्ड क्या होता है। अगर आपको बेल करानी है कोर्ट से, पुलिस आपको पकड़ के लेके जाती है, आप बहुत होशियार होते हैं, आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को फोन करते हैं, सुन ना यार पुलिस ने पकड़ लिया है, आता है क्या? मम्मी को मत बताना, पापा को तो बिल्कुल नहीं बताना, पापा को ये बात नहीं बताने चलनी चाहिए, पिताजी या डैडी जो भी आप बोलते हैं, माता जी, उनमें से किसी को मत बताइएगा। ऐसे आप अपने दोस्त से कहते हैं, बोलते हैं कि यार बंदोबस्त कर ले, जो भी रहेगा पैसा बाहर आके देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और श्योरिटी क्या होता है। अगर पुलिस पकड़ लेके जाने के बाद में आपको कहती है कि आप बेलेबल ऑफेंस में पकड़े गए हैं, तो बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जेल क्या होती है, जेल के अंदर क्या क्राइटेरियाज आती है, जेल में से आप क्या बच सकते हो, अंदर जाके जेल में पानी की बोतल खरीद सकते हो क्या, अंदर जाके जेल में शराब मिल सकती है क्या, अंदर जाके जेल में कंबल मिल सकता है क्या, अंदर जाके जेल में क्या ये सारी चीजें आपको मिलेगी? आ रही है ना बात समझ में, मैं जो अभी कह रही हूं आपसे? यस और नो? विक्की? यस मैम। यस मैम। सभी को आ रही है? चलिए, अब प्रोसेस जो है यहाँ पर सर्च वारंट की बात करते हैं। अब मैं मेरा एक किस्सा बताती हूँ आपको। चलो गुड। यहाँ पे अब एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लव स्टोरी स्टार्ट हो रही है यार। अरे लड़की तो ऐसी है कि शादी हो गई लड़की की। अब उस बेचारी को ये नहीं पता था कि लड़का जो है वो थोड़ा मेंटल है, साइको है, लुनाटिक है, पागल है। तो अब लड़की को उस लड़के से एकदम इरिटेशन होने की लगी, क्या यार कौन है ये, उसको प्यार हो गया किसी और लड़के से, ठीक है। अब लड़की जो है वो लड़के के साथ भाग गई, ठीक है। अब भागने के बाद जो लड़की की सासू माँ है वो टेंशन में आ गई कि अब क्या किया जा सकता है, व्हाट इज द रेमेडी। तो यहाँ पर सर्च वारंट की जो मैं बात करूं कि क्या हम सर्च वारंट कोर्ट से ले सकते हैं, किसी के घर में घुस के हम उन चीजों को बाहर निकाल सकते हैं सर्च वारंट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जो मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगी कि सर्च वारंट, बहुत कुछ सिखाऊंगी कि कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया सर्च वारंट। जैसे ही ऐसे हुआ, पुलिस ने गया, एक वो जो लेडी थी वो पुलिस में गई, सर मेरे ना जो पोता है उसको भी लेके मेरी जो बहू है वो भाग गई है। पुलिस वाला, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा क्या है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, भागो इधर से। कौन सा रास्ता बचता है, कोर्ट रास्ता बचता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में जाने के बाद में इस चीज की एप्लीकेशन लगाते हैं, कोर्ट से सर्च वारंट लेते हैं, कोर्ट उसको इस ऑर्डर पे सामने वाले के हम घर में घुसते हैं और उन चीजों को उस बच्चे को लेके आने की करते हैं। तो ये जब डीप डेप्थ स्टोरी है, मैं आप लोगों को मेरे केसेस के साथ भी आगे जैसे लेती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको बहुत समझ में आता जाएगा। डिटेल तो नहीं जा रही हूँ फिलहाल। अब इसके जनरल प्रोविजंस, मिसलेनियस हम इस चैप्टर में देख ही लेंगे। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ऑफ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आप बोलेंगे मैम एक बात तो बताओ, प्रॉपर्टी सिविल में होती है तो क्रिमिनल में क्या कर रही है? क्रिमिनल का लेना देना क्या है प्रॉपर्टी से? क्रिमिनल का तो कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी से करना क्या है? तो यहाँ पे फोरफीचर क्या होता है, फाइन क्या होती है, और कोई अटैचमेंट जो होती है। अब देखो, अगर
अटैचमेंट का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी को लेकर, जो आम इंसान होता है ना उसको इज्जत की बहुत पड़ी होती है, वो बोलता है बाबा मेरी प्रॉपर्टी नीलाम हो समझो, तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा, बदनामी होगी, इज्जत खराब होगी, ये सोच के ना हम लोग क्या करते हैं बाबा निपटा। जहां पर कोर्ट आती है ना, तो जो एक कॉमन पर्सन है, एक लेमैन है, वो बहुत डरता है। पर हम जो लॉयर्स बैठे हैं यहाँ पर, एलएलबी स्टूडेंट्स होने दीजिए, जुडिशियल ऑफिसर्स होने दीजिए, या प्रिपरेशन करने होने दीजिए, तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी बहुत जरूरी है। नाउ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर एंड पीस। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि गुड बिहेवियर बॉन्ड क्या होता है। आज समझो आप एक ऐसे खतरनाक अक्यूज हो, एक खतरनाक आरोपी हो, एक खतरनाक क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल हो, तो अगर वो क्रिमिनल समझो दहशत मचा दे सोसाइटी के अंदर और ऐसा कर दे कि बाप रे डरने लगे लोग, तो उसके लिए क्या ऑर्डर्स करने चाहिए, तो यहाँ पर आपसे गुड बिहेवियर बॉन्ड लिया जाता है। ये सब चीजों को आप इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद में कन्विक्शन की बात आती है। देखो, हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन होते हैं, ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर, आपने संजय दत्त का केस सुना होगा, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है क्या, नहीं, लेकिन वो यहाँ की यरोड़ा जेल जो है, हमारे पूना की यरोड़ा जेल है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं आपको लोगों को बता दूं, वो यहाँ बंद था काफी टाइम। तो उसकी लाइफ की जो स्टोरी बनी थी, अगर आपने देखी होगी, तो ये सब चीजों के लिए आपको पता चलेगा कि सस्पेक्टेड पर्सन कौन होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर कैसे करती है। तो ये ना मुन्ना भाई एमबीबीएस को पकड़ के हम ये चैप्टर देखते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे दुखियारी हस्बैंड जो है, जो 125 लग जाए तो उसको हार्ट अटैक आने लगता है, मतलब एकदम ऐसे लगने लगता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, 125 लग गया है, 125 सीआरपीसी लगा है, हाँ लगा है, अब क्या करूं, वाइफ ने मेंटेनेंस को लेकर केस कर दिया है, ये तो उससे 125 कैसे क्या बचे। रहता है मैडम? 125 क्या रहता है मैडम, ये नहीं समझ में। 125 सीआरपीसी ये रहता है कि समझो जो हस्बैंड होता है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ को लेकर जो केसेस होते हैं, अब हस्बैंड जो है वो बेचारा घर में सो रहा है, आराम कर रहा है, वाइफ को छोड़ना है, अभी वाइफ भी बोल रही है बाबा इससे नहीं रहना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, समझो वाइफ का किधर एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ नहीं रहना चाह रही है। तो 125 सीआरपीसी ये बोलता है कि अगर जो वाइफ है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कोई भी स्त्री जो कि हिंदू धार्मिक है, मुस्लिम है, दोनों यहाँ पे चलेगी, हिंदू भी चलेगी, मुस्लिम भी चलेगी, तो 125 पे एप्लीकेशन करती है, जिसमें मेंटेनेंस मांगती है, अपने हस्बैंड से बोलती है कि भैया हम तो अपने आप मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने आप को, मैं तो नौकरी नहीं करती, मैं तो ये नहीं करती, तो इस तरीके से वो 125 सीआरपीसी के अंदर एप्लीकेशन लगाती है, जिसमें अपने पति से वो मेंटेनेंस मांगती है, घर का खर्चा मांगती है, रेंट मांगती है, और भी उसका जो रेगुलर कोर्ट का खर्चा वर्चा रहेगा वो 125 में मांग लेती है। तो जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन समझ लीजिए, 125 आपके लिए ऐसा हो गया कि वुमेन को एक ओपन डोर होता है कि आजा अपने पति से जितने पैसे लेने ले ले, तेरे पति की इनकम दिखा दे। लेकिन लेट मी टेल यू, अब ऐसा हुआ है कि 125 के बाद कोर्ट्स ने अब इस चीज के ऊपर ये रखा है कि एसेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट देना पड़ता है, कि आप कितना कमाती हो, आपका पति कितना कमाता है। अगर दोनों कहीं पर भी झूठा एफिडेविट देते हैं तो आईपीसी में उसको सजा मिलेगी। हम देखेंगे आईपीसी की तरफ जैसे ही खत्म होगा, वो चीजें भी मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें ये प्रोसीजर दिया है 127, 128। अभी समझो, अब मैं आपको एक्स पार्टी ऑर्डर के बारे में बताऊं। एक्स पार्टी ऑर्डर का मैडम मतलब क्या 1 मिनट होता है, मैडम, एक तरफा ऑर्डर। मैडम 125 में हस्बैंड नहीं मांग सकता है मैडम? अगर वाइफ 125 में देखो, वाइफ हस्बैंड नौकरी, मांगने के लिए हस्बैंड को मांग ये सकता दिखाना है पड़ेगा, जब वाइफ नौकरी पे मांग अगर सकता हस्बैंड है, से ज्यादा वाइफ कमाती है तो हस्बैंड मांग सकता है, अगर लेकिन उसका ज्यादा उसको इनकम है दिखाना तो। पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि वाइफ का, अगर हस्बैंड समझो कम एजुकेटेड है, वाइफ ओवर एजुकेटेड है, वो सारी चीजें अगर दिखा सकता है। लेकिन कोर्ट इस चीजों में ना बहुत रिमोट ये करता है, मतलब इतना खास ये नहीं करता, इतना खास ये नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि आपकी जो इनकम सोर्स है वो बहुत कम है, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है,
आपकी फैमिली जो है मदर होगी, आपके फादर होगी, तो मैं ये कहती हूँ कि आप 125 के साथ में एक काम कर दो, मदर फादर के ऊपर बोलो कि आपके ऊपर केस लगा दें, कि कहीं ना कहीं आप जो है वो भी उनको मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब चीजें सीखेंगे हम लोग, डोंट वरी। ये तो अभी शुरुआत है, स्टार्ट है, आप लोगों का बेस है जो मैं थोड़ा बहुत क्लियर करती चल रही हूँ। हम डिटेल डेप्थ में जब सेक्शंस पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको और भी क्लियर ये सब चीजें बताती जाऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 10, अनलॉफुल असेंबली। अब इस अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या होता है कि समझो ऐसा कोई लोग है जो अनलॉफुली असेंबल हुए हैं झगड़ा करने के माध्यम के लिए। आपको पता है कि जैसे जय भीम, आपने सुना होगा कि बाबा अंबेडकर को लेकर अगर कुछ भी होता है तो वो लोग असेंबली बनाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये उस ट्रैंक्विलिटी को लेकर ये बात कर रहा है ये चैप्टर। उसके बाद में आप देखेंगे पब्लिक न्यूसेंस, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है पब्लिक है। तो यहाँ पर इंजंक्शन, आपने ना इंजंक्शन जो चीज है ना वो आपने सीपीसी में पढ़ी होगी, पर आप सीआरपीसी में भी इंजंक्शन के बारे में देखेंगे कि इंजंक्शन मतलब कैसा इंजंक्शन, ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है जो कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। तो आप यहाँ पर देखोगे अर्जेंट केसेस होते हैं, डिस्प्यूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो जहां पर भी ना घर आ जाए ना, ये आपने पिक्चर देखी हुई, घर है ये संसार है, तो ये जब घर की बात आती है ना तो लोग है ना हिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, लैंड होने दीजिए, वाटर होने दीजिए, उन सारी चीजों को लेकर आप यहाँ पे पढ़ोगे। अब कॉग्निजेबल केसेस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं आपको बताऊंगी। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल मिलना बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें बेल नहीं मिलती। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मुझे 350 कोड के लिए फोन आया था, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया कि ऐसा ऑफेंस जो हमारी सोसाइटी को, जो हार्डन क्रिमिनल्स करते हैं वैसा नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि 463 होने दीजिए, 467 होने दीजिए, समझो फौजरी का केस है और वो प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है, तो वो ऑफेंस क्या छोटा होता है क्या, कितनी पनिशमेंट्स होती है। तो ये सारी चीजें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप देखेंगे 150। जब हम एफआईआर के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआर क्या होती है 154 के अंदर, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाऊंगी कि एफआईआर को पढ़ी कैसे जाती है। और कोर्ट में जब आप में से कोई भी बेल के लिए एक खड़ा होता है एक लॉयर, ठीक है, और कोर्ट के सामने आप लोगों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, एफआईआर का कौन सा क्रक्स लेना होता है, एफआईआर की कौन सी ऐसी चीज होती है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो चीजों को लेना पड़ता है, कोर्ट के सामने आर्ग्यू कैसे करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों के यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, और उसके बाद में डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो होती है, मैं आपको आगे लेके चलूंगी कि डिस्चार्ज क्या होता है। और देखिए 24 आवर्स तक अगर पुलिस ने आपको पकड़ के रखा है, पर मैं आपसे एक बात कह देती हूँ कि चोरी का जब केस होता है ना, चोरी चोरी है ना, हम लोग चलेंगे आईपीसी में चोरी का कौन सा सेक्शन होता है, कौन सा ये होगा, तो उस समय ना पुलिस है ना क्या करती है ना, आपको अरेस्ट किया है समझो 1 जून को, लेकिन अभी तक आपकी एफआईआर नहीं बनी है, पुलिस आपको मार रही है मार रही है मार रही है। आप बोलेंगे कि फिर हम लोग रिट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एग्जाम्पल। लेकिन जब ऐसी बात आती है ना, तो जो घर वाले होते हैं ना बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, कोई भी हद तक जेल से निकालने की चीजें कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन की मैं बात कहूं तो हमारी 2 टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन आपको समझनी पड़ेगी, एक होती है पेक्यूनरी, एक होती है टेरिटोरियल। ये सब मैं सिर्फ आपको बताने की कर रही हूँ, जब हम पढ़ेंगे शुरू करेंगे तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी। ठीक है, अब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक होता है मनी मनी, एक होता है लोकल जुरिस्डिक्शन, यानी कि पैसों के आधार पर आपके केसेस चलते हैं कि ये जो जज है क्या इस केस को सुनने के लिए ही इज रेडी और नॉट, यानी कि उनके जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि 190 ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक ट्रायल का लोकल लॉयर बनना चाहते हो या ट्रायल का लॉयर बनना चाहते हो, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ लॉयर इंडिपेंडेंटली विदाउट टेकिंग अ सीनियर का, नहीं तो क्या करते हैं सर सीनियर आ रहा है, फाइल पकड़ के खड़े हो जाते हैं, सर रुकिए रुकिए सीनियर आने वाला है,
अगर सीनियर ही आने वाला है तो आप कर ही क्या रहे हो? एलएलबी होने के बाद नो सीनियर रिक्वायर्ड। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, तो ये जो पार्ट है ना, आपको मैजिस्ट्रेट कैसे केसेस चला सकता है, इसमें कौन सा सेशन कोर्ट क्या कर सकता है, ये सब चीजें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में जो 200 कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अब आपको मैं एक बात बता दूं, एक तो पुलिस केस होता है जो एफआईआर होती है, आपने सुना होगा। तो क्या एक प्राइवेट केस होता है क्या अगर पुलिस आपका केस नहीं ले रही है? हाँ, 100% होता है। क्या होगा, उसको लेकर आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी होगी। कहाँ कहाँ? कमिश्नर को देनी होगी। और कहाँ दोगे? पीआई को, पीएसआई को, एएसआई को, सब जगह आपको वो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर पुलिस उस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लेती है तो आप लोगों के पास रेमेडी क्या है? आप लोग प्राइवेट कंप्लेंट थ्रू अ लॉयर या इन पर्सन, अगर आप इन पर्सन भी चाहते हो तो कोर्ट के सामने एक सेम टू सेम चीज को उठाकर कंप्लेन के फॉर्म में आप कंप्लेन कर सकते हो। और उसके ऊपर जब कोर्ट 156, 154 जब मैं आपको वहां पे लेके चली थी कि मैं एफआईआर की बात बताऊंगी, तो अगर समझो पुलिस अगर चुप बैठती है, नहीं करती है, पुलिस ने सामने वाले से पैसे ले लिए, आप वहां पे कुछ नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। उसको लेकर आप क्या करेंगे? प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे। कैसे करोगे? 156(3) का ऑर्डर लेने की कोर्ट से लोगे, कि कोर्ट से कहोगे कि पुलिस ने हमारी कंप्लेंट नहीं ली है, पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं ली है। तो आप पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। ये बात है। यहां पर आप देखेंगे 201, 202 इशू प्रोसेस क्या होता है। अगर आपकी कंप्लेंट बनती है तो कोर्ट इशू प्रोसेस करेगी, कंप्लेंट नहीं बनती तो टाटा डिसमिस कर देगी। चलिए उसको लेकर आगे जाएंगे। इशू प्रोसेस क्या होता है? स्पेशल समन्स इन पेटी केसेस। पेटी केसेस मतलब छोटे मोटे केसेस होते हैं जिसमें समन्स भेजने के बाद में एक वकील के थ्रू ही आप मत जाओ, वकील को बोलो कि भाई तू मेरा करवा देना काम, मैं तो नहीं आ सकता कोर्ट में, तो वो पेटी केसेस की बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद में चार्ज क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि फॉर्म और चार्जेस। जो जो लड़के हैं जिनके ऊपर 498A का केस चल रहा है, 498A IPC जो क्रूरल्टी का केस है, वो अगर चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करोगे? पहले तो एंटीसिपेटरी की तैयारी करते हो, नहीं मिलता है, क्या करोगे? पुलिस ने पकड़ लिया, चार्जशीट आती है। चार्जशीट, चार्जशीट, मैं फिर बोल रही हूँ, सुनिए अपने ध्यान से, कान लगा के सुनिए। चार्जशीट, जब चार्जशीट आती है तो कोर्ट क्या करता है? चार्ज फ्रेम करता है। लेकिन उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएंगे, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एफआईआर तो पुलिस ने करी, पुलिस को एफआईआर करने से पहले सोचना चाहिए तो डिस्चार्ज कैसे तैयार की जाती है ना, और डिस्चार्ज में क्या कंटेंट्स होने चाहिए, और डिस्चार्ज में आप लोगों की कौन सी बातें रखनी चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को पूरा चार्जशीट नहीं, लेकिन आप लोगों को लास्ट के 4 पेजेस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ये रिवील करूंगी मैं अगली बार जब मैं सिखाऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन तैयार करनी होती है। अभी नहीं बताऊंगी, सभी अभी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा। अब जॉइंटर ऑफ चार्जेस, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट होता है ना, जब चार्ज फ्रेम करता है ना, तो ऐसे लाइन से चार्ज फ्रेम करने स्टार्ट करता है। अरे लेकिन तू ये तो जानो कि वो चार्ज लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शंस कैसे लगाती है। अब सेशन ट्रायल, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन 227 की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। यस यस यस, somebody had a word। कौन क्या बोल रहा है प्लीज अगेन? हाँ, मैडम अगर सेक्शन अगर फाइल हो गए, चार्जशीट फाइल होगा और एक आधा सेक्शन बढ़ाने का होगा तो बढ़ा सकते क्या मैडम जी? आप सरकारी उसके लिए वकील अपने एप्लीकेशन करोगे, उसके लिए ये करोगे कि जो पुलिस है उस री इन्वेस्टिगेशन का ये लगाया जाता है, समझ रहे हो? री इन्वेस्टिगेशन का ये लगाया जाता है अगर आपको चार्ज में सेक्शन बढ़ा के लेना है, कि पुलिस ने जो है ना वो सेक्शंस बराबर नहीं लगाए हैं,
देखो निकालने के लिए तो रिवीजन है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपको ये सारी बातें बता दूंगी, लेकिन समझोगे नहीं। तो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे ना तो डिटेल समझाऊंगी, ठीक है। एक्विटल क्या होता है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई केस ही नहीं बन रहा है तो आपको एक्विटल किया जाता है, जा खुश रह, ठीक है, आज के बाद यहाँ आना मत। तो दैट्स एक्विटल। जजमेंट क्या होती है, कोर्ट यार्ड जजमेंट देता है। कन्विक्शन क्या होती है, सजा सजा सजा। अगर आपने सजा को लेकर आपने देखी है कि रेपिस्ट को कैसे सजा दी जाती है, आई थिंक माई वर्ड्स आर इनफ टू से दैट। हम जब पढ़ेंगे और बताऊंगी मैं आपको इस बारे में। कन्विक्शन ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी, अगर आप गिल्टी प्लीड कर लेते हो, प्लीड गिल्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोर्ट को बोल दिया कि हाँ सर मैंने ये किया है, हाँ सर मैं ये जो भी है मैं मान रहा हूँ मैंने ये गुनाह किया है, तो तुमने प्लीड गिल्टी किया, बस जजमेंट लेके जाओ, एविडेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में सम्मन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, अभी छोटे मोटे केसेस जो होते हैं सम्मन्स केसेस होते हैं, मैजिस्ट्रेट देखता है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसको वारंट केस में कन्वर्ट करना चाहिए तो वो